नमस्ते दोस्तों, आप और हम में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय सिंह और मेरे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर S.A. पाटिल। सर, आपका आप और हम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सर, देश भर में एक चर्चा चल पड़ी है कि देश को दूसरी हरित क्रांति की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है कि हरित क्रांति की ज़रूरत है फिर से देश को? हाँ, बहुत ज़रूरत है। हाँ। तो जो भी हरित क्रांति पहले चरण में हुआ वो ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेटेड एरिया में हो गया है। अभी इरिगेटेड एज वेल एज ड्राई लैंड में दूसरा हरित क्रांति होने का बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि जो पहली हरित क्रांति हुई थी उससे हमें जो भी उसमें दोष रहे, खासकर उसमें जो है फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, कीटनाशकों का इस्तेमाल हुआ, जिसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो क्या जब ये हम लोग शुरू करें, देश शुरू करे दूसरी हरित क्रांति, तो उससे क्या क्या सीखा जा सकता है? एक तो हमने बताया कि उर्वरकों का जिस तरह बेतहाशा इस्तेमाल हुआ, कीटनाशकों का हुआ और भूजल का काफ़ी दोहन हुआ। तो जो दूसरी हरित क्रांति होगी उसको लेकर आपका विज़न क्या है कि क्या उसमें कैसे उसको किया जाए? तो पहले हरित क्रांति का ऑब्जेक्टिव ऐसा था, देश में हम दूसरे देश से मांग रहे थे, वो तरह ज़रूरी में था, नेसेसिटी बहुत था उधर, वेर इम्पोर्टिंग वीट, तो इसको थोड़ा कम करना था और बंद भी करना था। इसलिए तो जो उधर रेवोल्यूशन हो गया जीन से, ड्वार्फिंग जीन से, स्पेशली वीट में नारिन 10 ये भी, और राइस में डीजी वूजन, देवर ड्वार्फिंग जीन्स। यहाँ पहले जो धान और गेहूं में जो वैराइटीज़ थे वो काफ़ी हाइट बढ़ के थे, फर्टिलाइज़र का रेस्पॉन्सिव नहीं था। ये ड्वार्फ करने से वो ज़मीन के ऊपर गिर के जो लॉस होता था, तो ज़्यादा ड्राई मैटर में ही न्यूट्रिएंट जाते थे। यहाँ बहुत बड़ा इन्फ्लोरेसेंस और ज़्यादा यील्ड, ड्वार्फिंग, फर्टिलाइज़र रेस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा हो गया। तो इसलिए तो बहुत त्वरित गति में हम हमारा फूड सिक्योरिटी करने के लिए ये तो बहुत बड़ा मकसद दिया। तो ऐसा है, जो भी नया चीज़ आता है तो हम तो इंस्टीट्यूट से जो करने का है सही तरीके से सिखाते हैं किसानों को। फिर वो ज़्यादा यील्ड लेने के लिए काफ़ी फर्टिलाइज़र डालने लगे। ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाले तो ज़्यादा पेस्ट भी आता है, पेस्ट कंट्रोल करने के लिए फिर दवा ज़्यादा मार रहे थे। ये तो चल रहा, अभी भी चल रहा है इरिगेटेड। इसके लिए कोई मॉनिटरिंग बॉडी नहीं है जो किसानों को बता सके कि बता तो चाह रहे हैं, जो वो देखते हैं इनकम और यील्ड। ज़्यादा यील्ड आए तो ज़्यादा इनकम आता, खर्चा अच्छा नहीं रखता तो ज़्यादा पैसे भी खर्चा करते हैं, तो वो निकाले तो वो उतना फ़ायदा नहीं है। तो जैसे आप हमारा रिकमेंडेशन से करें तो 2-3 कुंटल कम आएगा, फिर खर्चा बहुत कम हो जाएगा और वो जो एनवायरनमेंट पे जो असर पड़ रहा है ज़्यादा यूज़ करने से वो नहीं पड़ते थे। थोड़े से के अच्छे जो किसान हैं वो फिर भी ऐसा ही कर रहे हैं। और एक माहौल हो गया जब ग्रीन रेवोल्यूशन के ये राइस और गेहूं के जो किस्में निकले, वो 20 कुंटल 25 कुंटल ऐसा एक एकड़ को आने लगा ना, इसलिए तो और ज़्यादा करने के लिए और ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने लगे। वो तो अभी कम हो रहा है, लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न अभी ऑपरेट हो रहा है। अभी लोगों को सबसे ज़्यादा इसका बुरा असर पड़ा हेल्थ पे। पंजाब में तो ऐसा है कि कैंसर के पेशेंट इससे बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और ज़मीन की उर्वरकता पर भी असर पड़ा है। एक ही सीज़न में 2 सीरियल लेते ना। अभी पहले तो रोटेशन होता था, कॉटन होता था एक सीज़न में और दूसरे सीज़न में वीट होता था। जब पानी का ये बढ़ गया, नॉर्थ में तो उतना राइस नहीं था पहला, अभी राइस का एरिया भी आ गए। जब बासमती आ गए, एवरी ईयर तो बासमती ही लेना चाहते हैं क्योंकि उनका दाम ज़्यादा है। ऐसे जो चीज़ हो रहे हैं उनके तरफ से हो रहे हैं। ऑल्दो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट तो सिखा रहे हैं ऐसा नहीं करो, रोटेशन करो, कम से कम एक बीच में छोटा क्रॉप लो बोल के IRI का वेराइटीज़ के ड्यूरेशन भी कम कर दिया इन्होंने। अभी 115-120 में बासमती निकल रहे हैं। बीच में एक वेजिटेबल पोटैटो ले सकते हैं 60-65 दिन का, बाद में गेहूँ लिए तो उतना असर नहीं पड़ता। जो फसल चक्र है, जो साइकिल है, वो सीक्वेंस ब्रेक हो रहा है, बहुत ब्रेक हो गया है। एक ऐसा मिशन बनाना चाहिए जो भी 2 साल तक धान गेहूँ
तिलहन मस्टर्ड जो है और कॉटन जो है लेने के बाद तीसरे साल में कंपलसरी दलहन को जाना, तो सॉइल फर्टिलिटी एकदम बढ़ेगी, फिर सस्टेनेबल हो जाती है। जाएगी। फिर 2 साल जो कर रहे थे पहले, ऐसे सीक्वेंस उनको सिखाना भी, उनको भी थोड़ा थोड़ा मालूम है ये तो हो सकता है। और सबसे ज़्यादा जो आप बोल रहे हैं जो कैंसर वगैरह बढ़ रहे हैं पंजाब में खास, पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा ये तो ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो गया है ज़्यादा। अभी ड्रेन में जाता है ना फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जाता है ना, वो पीने के पानी में भी थोड़ा जाता है। वो क्या होता है तो एक्सपेरिमेंट करके ही देखना, तो हो रहा है, हम भी मानते हैं ये हो रहा है। तो ये भी कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये अच्छे ड्रेन बना के जो भी पानी फर्टिलाइज़र हो इसका पोल्यूटेड है, इसको एक बड़ा बड़ा टैंक बना के उधर जाके उधर ट्रीटमेंट करके फिर पानी अच्छे करके यूज़ करने के लिए कर सकते हैं। ये काफ़ी देश में जो नीदरलैंड है काफ़ी यही काम ओ पूरा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद S.A. पाटिल से हम जानेंगे भारतीय कृषि के बारे में कुछ और अमूल्य तथ्य। मैं जो एरिया से आता हूँ कर्नाटक से आता हूँ, कई प्रदेश में कर्नाटक में आज तक भी बरसात का एक बूंद भी नहीं पड़ा। गुलबर्गा रायचूर ये 2 जिला है, अभी अगस्त तो शुरू हो गए तो किसान का खरीफ क्रॉप तो गए। तो ऐसी स्थिति में ये किसान को 2 अनसर्टिनिटी है, एक मानसून का एक मार्केट का। ये वाटर का चीज़ करना है, फिर आगे वाटर कम यूज़ करने का है, इसका बहुत तकनीकें हैं। अभी IRA से एक हाइड्रोजेल बोल के एक निकाला है। अभी आपका जो गोबर है वो गोबर से भी आप 100% पानी बचा सकते हैं। आप और हम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं डॉक्टर S.A. पाटिल। सर, हम बात कर रहे थे कि अगर दूसरी हरित क्रांति देश में लाई जानी है तो उसके लिए कौन सा क्षेत्र चुना जाना चाहिए, क्योंकि पहली हरित क्रांति में हरियाणा और पंजाब को चुना गया था। दूसरी हरित क्रांति के लिए देश का कौन सा एरिया होगा जहाँ पर कि काम करने की बहुत ज़रूरत है कृषि क्षेत्र में? ना पूरा ये दूसरी हरित क्रांति के लिए ज़्यादा असर तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये अनटच्ड है, वर्जिन है, और भी उतना जैसे इरिगेशन में ज़्यादा गोबर और ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करके उसमें जो सस्टेनेबिलिटी तो बड़ा बिग क्वेश्चन हो गया है। ड्राईलैंड में अभी वर्जिन है, अभी आप कर सकते हैं। यहाँ जो मिस्टेक उधर हो गया है उसको ध्यान में रखते हुए अभी टेक्नोलॉजी इधर जुड़ना पड़ेगा। ड्राईलैंड में पहला सबसे बड़ा पिलर एग्रीकल्चर का है सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल। जो सॉइल का आप फर्टिलिटी बढ़ाए तो ऑटोमेटिक यील्ड ज़्यादा होगा। हाँ, प्रधानमंत्री जी भी कई बार लगातार बार ये बात कह रहे हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड पूरे देश में दिया जाना है, जिससे कि पता लगे कि एक ज़मीन की उर्वरकता क्या है और किस फसल के लिए वो बेहतर है। ये अभी तक का जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चीज़ें हमारे पास हैं, क्या इसमें पॉसिबल है कि देश के सभी खेतों का जो है सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जा सके और साथ में उसका ट्रीटमेंट की भी उपाय किए जा सके? सॉइल हेल्थ और सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल टेस्टिंग में बहुत फ़र्क है, अलग अलग चीज़ें। सॉइल टेस्टिंग तो न्यूट्रिएंट का बताते हैं, जितना NPK है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। सॉइल हेल्थ उससे आगे बढ़ के है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अभी हम लोग किस स्टेज पे हैं अगर बोले? अभी तो न्यूट्रिएंट के लिए हिसाब से ज़्यादा लोग सॉइल हेल्थ बोल रहे हैं, जिसकी बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के दिमाग में पूरा सॉइल हेल्थ का है। जो भी अभी उसकी हम शुरुआत नहीं कर पाए। नीचे आता है तो न्यूट्रिएंट का ही करता है वो। सॉइल हेल्थ अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उधर रहना, जो उधर के ही हैं, जो एग्रोक्लाइमेटिक एरिया का है, उसको बढ़ाना, कार्बन कंटेंट बढ़ाना, इसलिए तो सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल हेल्थ दोनों बढ़ जाएंगे। अगर मैं जानना चाहूँ कि किस देश के किस क्षेत्र में, किस हिस्से में इस तरह का ऑर्गेनाइज वे में काम हो रहा है सॉइल के मामले में? हो रहा थोड़ा मैंने अच्छी तरफ से थोड़ा जो भी दिखाने के लिए थोड़ा ज़्यादा मात्रा में हो गया है वो गुजरात में हो गया है। अच्छा। तो बाकी का और लाइन में है मध्य प्रदेश, तो ऐसे महाराष्ट्र, तो
बहुत पीछे हैं। गुजरात में भी अभी समझो 50% हो गए, तो दूसरे स्टेट में 5-10% में है। तो उतना कंपेयर नहीं कर सकते, बड़ी मात्रा में तो नहीं हो गए। अभी जो पोटैश का ज़रूरत ज़्यादा नहीं है इंडिया में, कहीं कहीं थोड़ा जगह छोड़ के, इसको भी हम जितना रिकमेंडेशन करते हैं उतना डालते हैं। वो क्रॉप यील्ड के हिसाब से और ड्यूरेशन के हिसाब से लगाना चाहिए। अभी अब बनाना करना है तो 500-600 किलो पोटैश होना पड़ता है। तो ऐसे हिसाब से जो ज़मीन में पोटैश है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोबिलाइज करने वाले उसको डाले तो उतना ज़्यादा डालने का प्रयास नहीं है, वो आधा भी कर सकते हैं। ऐसे इससे बहुत फ़ायदा होने वाले है सॉइल न्यूट्रिएंट स्टेटस और हेल्थ स्टेटस से। अभी अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो नंबर बढ़ाते हैं, जैसे आप कर्ड बनाते हैं, अच्छे कल्चर डाले तो अच्छे कर्ड होता है, इसमें भी वो डालना पड़ेगा। इसके लिए तो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। कार्बन कंटेंट ज़्यादा करने के लिए ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स, सीक्वेंस क्रॉप्स ऐसा मैं वहीं आ रहा था कि अगर आप सीधे बोल रहे हैं कि अगर दूसरी हरित क्रांति हमें शुरू करनी है तो सबसे पहले सॉइल पे काम करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी एग्रो टेक्नोलॉजी काफ़ी जो है इम्प्रूव हो गई है, तो उसमें किस स्तर पे जो है प्रमोशन की ज़रूरत है? उसके बाद तो पानी का आएगा, पानी का। सो वाटर तो अभी समझो एक एरिया मैं लेता हूँ, मैं जो एरिया से आता हूँ कर्नाटक से आता हूँ, कई प्रदेश में कर्नाटक में आज तक भी बरसात का एक बूंद भी नहीं पड़ा। गुलबर्गा, रायचूर ये 2 जिला है। अभी अगस्त तो शुरू हो गए तो किसान का खरीफ क्रॉप तो गए। तो ऐसी स्थिति में एक किसान को 2 अनसर्टिनिटी है, एक मानसून का, एक मार्केट का। मार्केट का तो एमएसपी वगैरह करते हैं, वो तो पूरा संभव नहीं हो गया है। धान और गेहूं छोड़ के दूसरे में उतना फ़ायदा नहीं हो गया है। तो इसीलिए तो पहले ये काम लेना चाहिए, हर किसान को कम से कम 1 या 2 प्रोटेक्टिव इरिगेशन मिलना। जब कैसे मिल सकते हैं आपको वो भी बोलता हूँ। हर जगह में नाला है और नदियाँ है, ड्रेनेज है। सो कहीं अभी महाराष्ट्र में बरसात हो गई तो कर्नाटक में नदियाँ फुल चलता है। तो जब चलता है तो आपका पूरा हक है उसको पंप से टैंक में भर के रखना, स्टोरेज करना। बहुत बड़े पैमाने से ये काम होना। जितना भी पैसा खर्चा करने दो, 1 लाख करोड़ हो गए तो वो ये काम करने का है। ये एक परमानेंट सोल्यूशन है। तो ज़्यादा ऐसा टैंक बनाए तो आपका वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा, बोरवेल भी चलेगा। नहीं तो जब भी दुष्काल में टैंक का पानी डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाटर का चीज़ करना है। फिर आगे वाटर कम यूज़ करने का है, इसका बहुत तकनीकें हैं। अभी IRA से एक हाइड्रोजेल बोल के एक निकाला है। अभी आपका जो गोबर है वो गोबर से भी आप 100% पानी बचा सकते हैं और इरिगेशन शेड्यूल आगे बढ़ा सकते हैं। ड्राउट भी थोड़ा इवेड कर सकते हैं। तो एक सॉइल हो गया, एक पानी हो गया। होने के बाद एक किसान है, समझो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, इनको 1 हेक्टेयर लैंड है। 1 हेक्टेयर लैंड है तो कैसा उनका इंडिविजुअल प्लान बनाना, उसको रोज़ पैसे आना, वीकली पैसे आना। जो हम तनख्वाह लेते हैं, जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं ना, हमको तो महीना पगार मिलता, उसको नहीं मिलता। इससे बहुत वो तंग में रहते हैं। तो ऐसे इनका 1 हेक्टेयर में ऐसे प्लान बनाना, थोड़ा फ्रूट का ट्रीज लगाना, थोड़ा वेजिटेबल का लगाना, थोड़ा पेंडाल, थोड़ा स्मॉल ग्रीन हाउस, ऐसे 10 गुंटे में रोज़ पैसे आने का एक। इसमें टिम्बर भी है। हाँ, टिम्बर भी है। टिम्बर तो बॉर्डर में लगा सकते, ड्राई लैंड में अच्छी तरफ से। जहाँ भी अभी रेनी सीजन में पानी का तो उतना थोड़ा दिक्कत नहीं आता। जब बाद में जब आता है तो ऑल टेक्नोलॉजी, एक छोटा टैंक बना के उसको प्लास्टिक मल्च डाल के सो ऊपर भी डाल सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी ऐसा करते हैं, नीदरलैंड में वो वी कैन। हमारे लिए तो वो थोड़ा सरल करके इधर भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ पानी का एक अश्योर करे तो आप समझो मानसून का अनसर्टेनिटी 50% कम हो जाएगा। 10 घंटे में 1 बीघे या आधे बीघे में करे तो पूरा जो अनसर्टेनिटी जो अब किसान पे है, तो अभी
गाय गाय रख वो सकते हैं। तरीका पूरा बदलना होगा खेती करने का। या एकदम बदलना होगा। हम्म, दूसरा हरित क्रांति का यही चीज़ है, एक ही क्रॉप से तो वो फायदा नहीं नहीं होगा, होगा, किसान। इंटीग्रेशन करने का है। ऐसा है जैसा बिजनेसमैन हर चीज़, एक किराना शॉप है तो उनके पास 50 चीज़ रखते हैं। किसान को व्यापारी बनना पड़ेगा, हाँ, अपना अपने 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 वैविध्यीकरण- क्रॉप का तरीका बदलना पड़ेगा। वैविध्यीकरण करना पड़ेगा, व्यापारी बनना पड़ेगा, वैज्ञानिक तरीके से करना पड़ेगा और अकाउंट भी रखना पड़ेगा। सर, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। 15-20 दिन ही काम मिलता है इनको, पूरा सीजन तो 4 खाली। महीने का रहता है। काम तो खेत पे 15-20 दिन का ही रहता है पूरा मिला के। इसको रोजगार मिलता है अपने ही खेत में, दूसरे तरफ जाना ही नहीं है, अपने ही खेत में मिलता है। इसको इकट्ठे करके अभी दलहन समझो, अभी तूर दाल करने के लिए एक विलेज के रूप में, विलेज लेवल में एक दाल मशीन दिए तो वो विलेज से निकलेगा 500 या 600 कुंटल। आप जोड़ना चाहिए सिटी मार्केट को, इनको मिलेगा 1.5 गुना पैसा। हाँ, अच्छी कीमत। और इसका सॉइल फर्टिलिटी भी बनेगा। आप और हम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं डॉक्टर S.A. पाटिल। सर, हम बात कर रहे थे कि किसान को अपना स्टाइल पूरा बदलना होगा खेती का, उसे हाँ। न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, उसे मार्केट का ज्ञान रखना होगा। अभी देखा गया है कि पॉली हाउस जैसी टेक्नोलॉजी जो है केवल शहरी क्षेत्र के आसपास के किसानों को ही लाभ दे पा रहा है। अभी इसे दूर दराज के इलाके, गांव के, मतलब जहां पर इलाकाई मसला है, वहां के किसानों को इसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। इसका यूज़ करने के लिए हम विलेज में भी ले जा सकते हैं। अभी यहाँ IRM में एक प्रोजेक्ट चला DST का, अच्छा, पटारिया उसका लीडर था, प्रोजेक्ट लीडर। 25 गांव में हम दिल्ली के 50 किलोमीटर से आगे हम इसका प्रयोग करें। सभी विलेज फार्मर्स आल्सो अडॉप्टेड दिस। जो नर्सरी बनाना का है नेट में, वो सब करके अच्छा फ़ायदा निकाले। तो लोग अंदर जाना, जो भी टेक्नोलॉजी स्प्रेड करने का है विलेज में गए तो उसको पूल करके एक कोल्ड स्टोरेज बनाना जहाँ ये टेक्नोलॉजी है। इससे हम नहीं बोलते पूरा ये ग्रीन हाउस पॉली हाउस में चले जाओ, एक 1-2% ऐसा चले गए तो इसमें तो कम पानी लगता है, पूरा कंट्रोल में रहता है। इससे थोड़ा इनकम तो आ जाएगा ना। अभी समझो एक किसान अच्छा है, हम उनको टोमेटो का सीड प्रोडक्शन या ब्रिंजल का हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन सिखाएंगे। वो 100 स्क्वायर फीट में वो पैदा करेगा 10-15 किलो। 1 किलो का आप 10,000 पकड़े तो भी इतने ही जगह में 5-6 महीने में इनका 1.5 लाख इनकम आ जाएगा। ज़बरदस्त बढ़ जाती है। तो इसीलिए तो वो ये टेक्नोलॉजी एक पार्ट होना, हम नहीं चाहते हैं पूरा खेत पॉली हाउस बनाओ। 1-2 गुंटा ये एक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करना। और मिल्क के लिए तो 1-2 गाय या भैंस रख सकते हैं। जो भी पालना चाहते हैं तो पोल्ट्री और बकरी भी पाल सकते हैं, मछली भी गोट पाल सकते हैं। जो भी जहाँ उसका हो सकता है वो एरिया आइडेंटिफाई करके किसान को बहुत पैमाने से ट्रेनिंग दे के हर चीज़ में ये जुड़ा है तो कम पैसे में ही उसको वो आगे ला सकते हैं। इससे सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन का मकसद ऐसा होता है कि इनका इनकम बढ़ता है, सस्टेनेबिलिटी होता है, और इसका फ़ायदा ये भी है कि ये डेट में नहीं जाते। जब ये वो चल रहा है ना डेट का, कर्ज उनके ऊपर नहीं होता। कर्ज के ऊपर नहीं जाते। जो डेंजर पड़ रहा है अभी वो पूरा हल हो जाएगा। किसान अपने आप संतोष रहेंगे क्योंकि रोज़गारी मिलते हैं, पैसा भी आते रहते हैं, और सॉइल का हेल्थ भी रखते हैं इधर, क्योंकि बहुत गांव से पलायन भी रुक जाएगा। जो गांव से युवा जो है जा रहे हैं, रुक जाता है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इनको जो एक ही क्रॉप जो पैदावार करते हैं, कहीं ड्राईलैंड में भी जवार को 15-20 दिन ही काम मिलता है इनको। पूरा सीजन तो 4 महीने का रहता है। काम तो खेत पे 15-20 दिन का ही रहता है पूरा मिला के। इसको रोज़गार मिलता है अपने ही खेत में, दूसरे तरफ जाना ही नहीं है, अपने ही खेत में मिलता है। इसको इकट्ठे करके अभी दलहन समझो, अभी तूर
दाल करने के लिए एक विलेज के रूप में, विलेज लेवल में एक दाल मशीन दिए तो वो विलेज से निकलेगा 500 या 600 कुंटल। आप जोड़ना चाहिए सिटी मार्केट को। इनको